के जीनियस, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड्स, हेनरी फ्योल के सिद्धांत के बारे में जानने के बाद अब हम जानेंगे एफडब्ल्यू टेलर के सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत क्या होता है ये हमको अच्छी तरीके से मालूम हो गया ना कि सिद्धांत मतलब होता है एक सत्य घटना या अभ्यास की हुई कोई एक बात, है ना। जैसे विज्ञान में एक्सपेरिमेंट होते हैं, किसी भी बात के बारे में कब बताया जाता है, जब उसका प्रयोग किया जाता है, प्रैक्टिकल किया जाता है, फिर उसके बारे में बताया जाता है ना। तो उसी तरीके से यहाँ सिद्धांत का मतलब ये निकलता है कि ये जो एफडब्ल्यू टेलर है, इन्होंने अपने बिजनेस को जिस तरीके से मैनेज किया और उस मैनेज करने के तरीके से इन्होंने जैसे सक्सेस को अचीव की, वैसे ही इन्होंने हमें बताया है कि हमने इन तरीकों से काम किया है, तो आप भी अपने बिजनेस में अगर इन तरीकों को अपनाओगे तो बहुत जल्दी क्या कर सकते हो, सफलता प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो जो कोई भी बात कही गई है उस बात का पहले इन्होंने प्रैक्टिकल पहले लागू किया, अभ्यास किया अपने कर्मचारियों पर, अपने बिजनेस में उस बात को अप्लाई किया और फिर हमें बताया है, इसलिए इनकी हर एक बात के आगे सिद्धांत लिखा जाता है। ठीक है, तो देखो हम किसके सिद्धांत पढ़ रहे हैं, एफडब्ल्यू टेलर। एफडब्ल्यू टेलर का पूरा नाम यहाँ पर लिखा है फेडरिक विंस्लो, एफ से फेडरिक, डब्ल्यू से विंस्लो और टेलर। फिर इनका जन्म कब हुआ था, 20 मार्च 1856 को। ये यूएसए मतलब अमेरिका के निवासी थे। फिर इनकी मृत्यु कब हुई, 21 मार्च 1915। देखो 20 मार्च को जन्म हुआ और 21 मार्च को इनकी डेथ हो गई। ठीक है, फिर यहाँ देखो ये निवासी कहाँ के थे, निवासी मतलब नागरिकता। पूछा जाता है ये ऑब्जेक्टिव में कि एफडब्ल्यू टेलर कहाँ के निवासी थे, तो कहाँ के निवासी है, अमेरिका के। और ये पेशे से क्या थे, मैकेनिकल इंजीनियर। हेनरी फ्योल भी इंजीनियर थे, लेकिन कौन से थे, खनन मतलब माइनिंग, खदानों में जो काम करते हैं ना वो खनन इंजीनियर। और है ये एफडब्ल्यू टेलर कौन है, मैकेनिकल इंजीनियर। अब इन्होंने कितने सिद्धांत लिखे फ्रेंड्स, 14, मतलब 14 बातें इन्होंने अपने बिजनेस में लागू की थी। ठीक है, तो वो 14 बातें इन्होंने कौन सी पुस्तक में लिखी है, 1911 में प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये इनकी पुस्तक थी। इसमें इनकी 14 सिद्धांत जानने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इनके सिद्धांत लिखे हैं कि कौन कौन से इनके सिद्धांत थे। तो लिखा है कार्यानुमान का सिद्धांत, सामयिक परीक्षण जिसे एक और किस नाम से जाना जाता है, प्रयोग का सिद्धांत। फिर कार्य नियोजन का सिद्धांत, वैज्ञानिक चयन एवं प्रशिक्षण का सिद्धांत, सामग्री के वैज्ञानिक चयन और उपयोग का सिद्धांत, आधुनिक यंत्रों के उपयोग का सिद्धांत, प्रमापीकरण का सिद्धांत, प्रेरणात्मक मजदूरी का सिद्धांत, उत्तम कार्यदशाओं का सिद्धांत, मानसिक क्रांति का सिद्धांत, कार्य के वैज्ञानिक विभाजन का सिद्धांत, अपवाद का सिद्धांत, कुशल लागत लेखा प्रणाली का सिद्धांत एंड लास्ट एक क्रियात्मक संगठन का सिद्धांत। ये 14 बातें इन्होंने अपने बिजनेस में लागू की थी। ठीक है, अब इन 14 ही बातों का मीनिंग क्या होता है वो हम इनकी डिटेल से जानेंगे। ठीक है, ध्यान से पढ़ना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हेनरी फ्योल और एफडब्ल्यू टेलर की समानताएं और असमानताएं, उनके सिद्धांतों की कौन सी बातें एक जैसी है, दोनों ने बिजनेस में कौन कौन से काम एक जैसे किए हैं और कौन कौन से काम अलग अलग तरीकों से किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ठीक है, हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। पहला सिद्धांत हम इनका पढ़ेंगे कार्य संबंधी अनुमान। अब कार्य संबंधी अनुमान का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे कोई कर्मचारी काम करता है, ठीक है, या हम किसी के यहाँ पे काम करने जाते हैं, तो वो हमें काम के साथ साथ कार्य कितनी टाइमिंग में पूरा हो जाएगा इस बात के बारे में भी तो बताता है। तो ये कार्य संबंधी अनुमान का आइडिया उन्हें हेनरी फ्योल या एफडब्ल्यू टेलर इनके कामों से ही मिला है। तो देखो क्या लिखा है, यह वैज्ञानिक प्रबंध का प्रथम सिद्धांत है। ऑब्जेक्टिव आ सकता है, वैज्ञानिक प्रबंध का प्रथम सिद्धांत क्या है, तो कार्य संबंधी अनुमान, मतलब जब आप किसी कर्मचारी को कोई काम देते हो तो उसको ये बता दो कि देख ये काम 1 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है, और अगर उसने उस काम को 2 आवर्स लगाए हैं करने में, तो मानो कि 1 आवर्स कहीं ना कहीं कर्मचारी ने आलसपना किया है या ईमानदारी से काम नहीं किया। तो देखो यह वैज्ञानिक प्रबंध का प्रथम सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अंतर्गत प्रबंधकों द्वारा इस बात का अनुमान लगाया जाता है कि एक औसत श्रमिक अपने स्वास्थ्य को खोए बिना कितना कार्य कर सकता है।
ताकि इस आधार पर प्रमाणित कार्य का निर्धारण किया जा सके। इस सिद्धांत का उद्देश्य कार्य करने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति को ढूंढना है। क्या है? कार्य संबंधी अनुमान। FW टेलर ने बोला कि आपके यहाँ पे जो वर्कर काम करता है, ठीक है, तो वो अपने स्वास्थ्य को खोए बिना कंटिन्यू कितना काम कर सकता है, 4 घंटे, 5 घंटे या 2 घंटे, वो कंटिन्यू कैसे काम कर सकता है। फिर आपको पता चल गया कि हाँ ये 4 घंटे अच्छे से काम कर सकता है, ठीक है, तो फिर 4 घंटे काम कर सकता है तो 4 घंटे जितना उसका काम निर्धारित करो कि आपको ये काम करना है और क्या करना है। फिर सर्वश्रेष्ठ पद्धति को ढूंढना है कि यार ये व्यक्ति 4 घंटे बाद डाउन पड़ जाता है, वो एनर्जी नहीं रहती है इसमें काम करने की, तो इसको कोई अच्छा तरीका बताओ। तो सिंपल सा कार्य संबंधी अनुमान का यहाँ पर मीनिंग निकलता है कि जब आप कर्मचारी कोई काम सौंपते हो तो वह काम कितनी टाइमिंग में पूरा हो जाएगा उस बात से उसे अवगत करा देना कि आपको ये काम 1 घंटे में पूरा करके देना है, क्योंकि इस काम को करने में 1 घंटा लगता है, ठीक है। अब अगर कर्मचारी 1 घंटे से ज्यादा समय लगाता है तो हम क्या करेंगे, उसे ब्लेम ना करते हुए पहले अपने आप को देखेंगे कि क्या हमने उसे जो सुविधा उपलब्ध कराई थी काम करने की, क्या उन सुविधाओं में किसी असुविधा के कारण तो उसने काम देर से नहीं किया, या फिर उसने काम के दौरान आलसपना किया। जो भी बात होगी वो सामने आ जाएगी। लेकिन कैसे? जब हम कार्य का निर्धारण करेंगे तब जाके तो पता चलेगा कि कर्मचारी ईमानदारी से काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। अब सेकंड देखो, सेकंड क्या बोला है इन्होंने अपन को, प्रयोगों का सिद्धांत। FW टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। मतलब उनके सारे जो सिद्धांत है वो एकदम प्रैक्टिकली है, वो एकदम प्रैक्टिकली बात करते हैं कि 1 और 1 2 होता है, मतलब 2 ही होता है। इमोशन में आके 3 नहीं बोलना, मतलब 2 ही होता है। तो उन्होंने अपने सारे एक्सपेरिमेंट साइंस की तरह ही बताए हैं। तो सेकंड देखो, प्रयोगों का सिद्धांत, इसमें उन्होंने अपन को क्या बोला, देखो वैज्ञानिक प्रबंध में प्रयोगों को विशेष महत्व दिया जाता है। हर एक बात ऐसे ही कर्मचारी के ऊपर नहीं थोप दी गई, उसका प्रैक्टिकल किया गया और फिर बोला गया। प्रयोगों के द्वारा श्रमिकों की विभिन्न क्रियाओं की जांच की जाती है तथा विश्लेषण कर सुधार करवाया जाता है। समय एवं साधनों की बर्बादी को रोकने के लिए FW टेलर ने निम्न 3 प्रकार के वैज्ञानिक प्रयोग किए हैं। क्या बोला है प्रयोगों के सिद्धांत में कि FW टेलर ने क्या किया, प्रयोगों के द्वारा कर्मचारी के विभिन्न कार्यों की जांच की है, फिर उन कारणों को क्या किया, सुधारा, जिससे तो काम में उनको सफलता मिली है। अब उन्होंने कर्मचारी को कैसे चेक किया, कैसे उनका प्रैक्टिकल किया, वो प्रैक्टिकल जानेंगे, ठीक है। तो उन्होंने कर्मचारी के कितने 3 प्रैक्टिकल किए। पहला प्रैक्टिकल था उनका समय अध्ययन। अब समय अध्ययन में उन्होंने क्या जाना, देखो समय अध्ययन के अंतर्गत यह ज्ञात किया जाता है कि किसी कार्य को करने में श्रमिक कितना समय लगाता है और वास्तव में कितना समय लगना चाहिए। इस प्रयोग से टेलर ने यह निष्कर्ष निकाला कि एक सामान्य श्रमिक को कार्य करने का ढंग न बताया जाए तो वह लगभग 50% हरकतें अनावश्यक करता है, जिससे कार्य का समय दुगुना बढ़ जाता है। अतः श्रमिकों व कर्मचारियों को कार्य करने का सही ढंग बताया जाना चाहिए। अब समय अध्ययन से उन्होंने हमें कितनी अच्छी बात बोली है कि जब आपके यहाँ कोई कर्मचारी काम करने आता है तो उसे बता दो कि काम करने का वास्तविक समय ये है, ये काम 1 घंटे में हो जाता है तो आपको 1 घंटे में ही करना है। अगर 1 घंटे से ज्यादा लग गया तो हम क्या पहचानेंगे कि कहीं ना कहीं श्रमिक ने ईमानदारी से काम नहीं किया। तो जब उन्होंने ये प्रैक्टिकल किया तो बोला कि 50% श्रमिक क्या करते हैं कि जितना समय नहीं लगना चाहिए उतना समय लेते हैं काम करने में और समय और धन की बर्बादी करते हैं। तो उन्होंने हमें बताया है कि जब आप आपकी संस्था में, आपकी कंपनी, आपके कोई उपक्रम या आपके प्रतिष्ठान में कोई भी काम करते हो और वहां कर्मचारी आते हैं तो उन्हें कार्य का सही तरीका बताओ और काम की समय सीमा बताओ कि ये काम इतने समय में पूरा हो जाना चाहिए, जिससे क्या होगा, आपका समय धन बचेगा, ठीक है। बहुत अच्छी बात बताइए, है ना। अब सेकंड देखो क्या बोला, गति अध्ययन। गति अध्ययन में क्या बोला है इन्होंने कि किसी भी कार्य को
करने के लिए श्रमिकों को अपने शरीर के विभिन्न अंगों से कार्य लेना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। फिर गति अध्ययन यह विज्ञान जिससे अनावश्यक हरकतों में कमी आती है। क्या बोला? गति अध्ययन वह विज्ञान है, सॉरी मैंने यह बोल दिया था, गति अध्ययन वह विज्ञान है जिससे कर्मचारियों की अनावश्यक हरकतें कम होती है और परिणाम स्वरूप कार्य पूरा होने में कम समय लगता है और श्रमिकों को थकान भी कम होती है। अब गति अध्ययन का मीनिंग समझ में आया आपको? गति अध्ययन में ये बोल रहे हैं कि एक संस्था में क्या होता है, कर्मचारी को जब काम सौंप दिया जाता है तो वो काम तो कम और बातें ज्यादा करते हैं। तो उनकी बातों को कम करने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक कैमरे का उपयोग कर लिया और उस कैमरे से उन पर निगरानी रखी है। आता है ये ऑब्जेक्टिव कि गति अध्ययन, है ना, गति अध्ययन में कौन सा यंत्र सहायक होता है? तो कैमरा। और समय अध्ययन में याद रखना स्टॉप वॉच का। तो यहाँ उन्होंने बोला है कि एक श्रमिक को काम के दौरान अपने शरीर के विभिन्न अंगों को प्रयोग में लेना पड़ता है। ठीक है, हाथ पैर सभी से वो काम करता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि श्रमिक जैसे एक स्थान पे काम कर रहा है, ठीक है, फिर उसको दूसरा सामान लेने पड़ा तो दूसरे स्थान पे गया, फिर उधर गया तो इधर भागा दौड़ी करता है, कभी उससे बात करने लग जाता है, कभी क्या करने लग जाता है। तो ऐसी अनावश्यक हरकतों को कम करना बहुत जरूरी है। तो इसे कम करने के लिए आप कैमरे का प्रयोग करो और साथ ही साथ क्या करो कि श्रमिकों पर पूरी निगरानी रखो जिससे वो क्या करें, अनावश्यक हरकतों को कम करें। तो समय अध्ययन का मीनिंग क्या हो जाता है यहाँ पर कि कर्मचारियों को कार्य के लिए समय निर्धारण करके दो। और गति अध्ययन का मीनिंग यहाँ पे हो जाता है कि कार्य के दौरान कर्मचारी जो अनावश्यक हरकतें करते हैं, जैसे बातचीत करने का, अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना, है ना, ये जो भागदौड़ करते हैं इनको कम करो जिससे काम क्या होगा, समय पर पूरा होगा और उसको जो सामान इधर से उधर लाने ले जाने के लिए जाना पड़ रहा है वो सामान उसके स्थान पर उपलब्ध कराओ और उस पर निगरानी रखने के लिए कैमरे का प्रयोग करो। ठीक है, अब अगला बोला उन्होंने थकान अध्ययन। थकान अध्ययन का मतलब होता है कि हर एक कर्मचारी जब काम करता है तो थक भी तो जाता है, तो उसकी थकान को दूर कैसे किया जाए वो देखो। उसके लिए इन्होंने क्या बोला कि कार्य करने के दौरान श्रमिक जल्दी क्यों थक जाता है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है, थकान अध्ययन। टेलर ने स्वयं के अनुसार कहा है यदि कोई श्रमिक अधिक परिश्रम करता है तो उसकी कार्य क्षमता में शिथिलता आ जाती है। शिथिलता मतलब होता है कमी आ जाती, थक जाता है वो। ठीक है, अतः यह आवश्यक है कि एक निश्चित समय के बाद श्रमिक को आराम दिया जाए तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं भी प्रदान की जाए, जैसे शीतल पेय मतलब ठंडा पानी, चाय, नाश्ता आदि चीजें दी जाए। साथ ही श्रमिकों को लंबे समय तक लगातार कार्य न कराकर बीच बीच में आराम अवश्य देना चाहिए। कितने समय के पश्चात आराम दिया जाए यह कार्य की दशाएं व स्वभाव पर निर्भर करेगा। इसे प्रयोग कर पहले ही ज्ञात कर लेना चाहिए। तीसरा प्रैक्टिकल क्या है उनका, थकान अध्ययन। मतलब वो बोल रहे हैं कि हर एक व्यक्ति क्या कर सकता है, काम तो वो कर सकता है लेकिन 8 घंटे भी काम करो तो कर लेगा, लेकिन जितनी एनर्जी के साथ वो स्टार्टिंग में काम करता है ना, लास्ट में नहीं करता। और अगर आप चाहो कि वह काम पूरी एनर्जी के साथ करे तो पहले उसे 4 घंटे काम करा लो, फिर बीच में थोड़ा आराम का समय दे दो, उसे कुछ खाने पीने का नाश्ता दे दो, या फिर उसको बोलो कि भाई तू अपने घर से टिफिन लेकर आ ताकि यहीं बैठ के नाश्ता कर, जिससे क्या होगी उसमें ऑफिस एनर्जी आ जाएगी और वो काम को अच्छे से करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको तीनों सिद्धांत समझ में आ गए। समय अध्ययन में उन्होंने समय को बचाने की बात बोली है, इसके लिए काम का निर्धारण कर दो कि कितने समय में काम हो जाना चाहिए और स्टॉप वॉच का प्रयोग करो। गति अध्ययन में उन्होंने बोला कर्मचारियों की अनावश्यक हरकत जैसे उनका बातचीत करना, भाग दौड़ करना, समय पर अपने स्थान पर रहकर काम न करना, इसको कम करने के लिए कैमरे का प्रयोग करो। और थर्ड उन्होंने बोला थकान अध्ययन कि आप चाहते हो आपका कर्मचारी एनर्जी के साथ काम करे तो काम के दौरान उसे आराम करने का समय भी दो। और ये सब आप पे डिपेंड करता है कि जैसा आपका कार्य, जैसी परिस्थितियां, वैसा उसे आराम करने का समय दो। ठीक है, तो उम्मीद है सेकंड पॉइंट या सेकंड इसका सिद्धांत है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं। थर्ड में इसने क्या बताया है, प्रेरणात्मक मजदूरी का सिद्धांत। इसे एक और किस नाम से जाना गया है, विभेदात्मक मजदूरी का सिद्धांत।
क्या है इसमें, देखो FW टेलर ने बताया कि समयानुसार मजदूरी पद्धति के स्थान पर प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति अपनाई जानी चाहिए ताकि श्रमिकों को अधिकतम कार्यों के लिए प्रोत्साहन मिल सके। इस मजदूरी पद्धति का उद्देश्य श्रमिकों से उनकी कार्य क्षमता के अनुसार कार्य लेकर उन्हें ऊंची दर से पारिश्रमिक देना चाहिए। प्रेरणात्मक और विभेदात्मक का मतलब होता है, प्रेरणा का मतलब होता है जैसा कर्मचारी का काम वैसा उसे पैसा देना चाहिए, और विभेदात्मक का मतलब होता है सबको अलग अलग सैलरी। अगर कोई व्यक्ति 2 घंटे काम कर रहा है तो उसे 2 घंटे के हिसाब से आप पैसा दो, और कोई व्यक्ति 8 घंटे काम कर रहा है तो उसे 8 घंटे के हिसाब से पैसे दो, ना कि 2 घंटे वाले को भी 5,000 रुपए और 8 घंटे वाले को भी 5,000 रुपए। तो आप क्या करो, अपनी संस्था में विभेदात्मक मजदूरी पद्धति को अपनाओ, जिससे कर्मचारी क्यों होंगे, मोटिवेट होंगे कि यार इसको 2,000 मिल रहे हैं तो मैं भी इतना काम करूं तो मुझे भी 2,000 मिलेंगे। आ रहा समझ में? तो विभेदात्मक या प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति को अपनाओ, जैसा कर्मचारी का काम वैसा उसे सैलरी दो। ठीक है, अब अगला देखो क्या है, कार्य का वैज्ञानिक नियोजन। नियोजन मतलब कार्य करने के लिए आपकी प्लानिंग का होना। ऐसा नहीं काम आया और उसको कर दिया कैसे भी, एक प्लानिंग से करो ताकि आपको उसमें क्या हो, अनावश्यक समय ना लगे, अनावश्यक धन ना लगे, दोनों की आपसे बचत हो सके। ठीक है, तो क्या बोला, प्रत्येक उपक्रम में एक पृथक योजना विभाग होना चाहिए। पृथक मतलब एक अलग से योजना विभाग होना चाहिए। टेलर ने बताया कि कारखाने में प्रत्येक श्रमिक के कार्य के लिए एक खाना निर्धारित कर दिया जाना चाहिए। प्रातःकाल जब वह काम पर आता है तो उसे अपने खाने में 2 कागज रखे हुए मिलते हैं। एक कागज पर यह लिखा होता है कि उसे क्या कार्य करना है, वह किन किन यंत्रों की आवश्यकता होगी तथा वे यंत्र कहाँ पर उपलब्ध होंगे। दूसरे कागज पर पिछले दिन का कार्य विवरण दिया जाता है, जिसमें पहले दिन उसके द्वारा किए गए कार्य एवं मजदूरी का विवरण होता है। आया समझ में? कार्य का वैज्ञानिक नियोजन मतलब इन्होंने ये बोला है, इन्होंने जो सिद्धांत अपनाया था वो सिद्धांत बताया है कि आपके यहाँ पे संस्था में कोई कर्मचारी काम करता है तो उसके कार्य की रूपरेखा तैयार करके रखो पहले से कि कर्मचारी इतनी बजे आ जाएगा, भाई 8 बजे आ जाएगा। 8 बजे आता से उसे कौन सा काम करना, मतलब वो आके बैठा नहीं रहे और अपना इंतजार नहीं करे कि भाई मालिक आएगा और फिर मुझे काम देगा कि ये काम करना है। कर्मचारी आ जाए और उसे उसकी लिस्ट मिल जाए कि आज मुझे ये काम करना है, मुझे इस काम करने के लिए इन साधनों की आवश्यकता होगी तो ये साधन मुझे वहां से मिल जाएंगे। और अगले दिन पिछले दिन मैंने जो काम किया, एक दिन पहले मैंने जो काम किया वो मैंने क्या काम किया और उस काम का मेरा क्या वेतन है। तो उसे लगेगा कि कल मैंने कम काम किया, कल मुझे कम वेतन मिला तो आज मुझे काम अच्छे से करना है। क्योंकि होता है कहीं कहीं दैनिक वेतन मिलता है, मतलब हर दिन का वेतन मिलता है, कहीं मासिक मतलब महीने का मिलता है ना, कहीं सप्ते में मिलता है। तो वो इसने बोला है कि कार्य का एक वैज्ञानिक तरीका अपनाओ, कर्मचारी आए उससे पहले उसका काम तैयार कि भाई आपको ये काम करना है, जिससे समय पर काम हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो क्या है, श्रमिकों का वैज्ञानिक चयन एवं प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। जब आप किसी कर्मचारी को काम करने के लिए दे रहे हो तो पहले ही उसका चयन कर लिया जाए कि भाई किससे काम करवाना है, वरना आप किसी व्यक्ति को लेकर आ गए फिर उससे काम सिखाना तो उसमें तो समय धन की बर्बादी हो रही ना। तो एक्सपर्ट व्यक्ति होना चाहिए काम करने के लिए। तो वैज्ञानिक चयन से तात्पर्य कार्य की आवश्यकता के अनुरूप शारीरिक एवं मानसिक योग्यता रखने वाले कर्मचारियों के चुनाव से है। अब काम 2 तरीके से होता है, शारीरिक या फिर मानसिक। मानसिक मतलब दिमाग से सोच समझ के, जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर मानसिक श्रम करते हैं, और शारीरिक श्रम जैसे कूली लोग होते हैं ना, ठेला चलाने वाले, सामान उठाते वगैरह, वो वाले व्यक्ति क्या करते हैं, शारीरिक श्रम। और फैक्ट्री में जो व्यक्ति काम करते हैं वो भी अधिकतर शारीरिक श्रम ही करते हैं, है ना। तो उन्होंने बोला कि वैज्ञानिक चयन का तात्पर्य है कि काम 2 तरीके से होता है, या तो फिर मानसिक श्रम लगता है या फिर शारीरिक श्रम लगता है। तो आप दोनों ही कर्मचारियों का अच्छे तरीके से चुनाव करो ताकि उनकी कार्य कुशलता में वृद्धि हो सके और वे कम से कम समय एवं लागत में प्रमाणित किस्म का उत्पादन कर सके। कि जब आपके यहाँ
कोई व्यक्ति काम करने आ रहा है ना, तो शारीरिक और मानसिक दो तरीके से काम होता है, तो आप दोनों बातों का परीक्षण करो। एग्जाम्पल देखो, आप पुलिस का कोई फॉर्म डाला, उस एग्जाम में आप पास हो गए, फिर आपका फिजिकल होता है ना, फिजिकल होने के बाद तो वहां पे आपका क्या होता है, चयन होता है ना कि आप मानसिक तौर से सही हो या नहीं हो, शारीरिक रूप से आप फिट हो या ना हो, फिर उसके बाद आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ भी यही बात की जा रही है कि जब किसी भी व्यक्ति को काम करने के लिए आप अपनी संस्था में ले रहे हो तो उसका शारीरिक और मानसिक चयन कर लो कि वह मानसिक रूप से सही है या नहीं है और शारीरिक रूप से सही है या नहीं है। मतलब बीमार तो नहीं हो जाता हर 4 दिन बाद, है ना, और कोई सर दर्द वर्दर्द की प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर ऐसा होगा तो वो तो 2 दिन काम करेगा, 5 दिन की छुट्टी बनाएगा, तो 5 दिन का नुकसान तो अपना हुआ ना। तो ऐसा नुकसान ना हो, इसलिए उसका शारीरिक और मानसिक चयन कर लो। ठीक है फ्रेंड्स, अगले देखो, अगले सिद्धांत लिखे हैं इसमें प्रमापीकरण। प्रमापीकरण मतलब होता है मेजरमेंट, हर एक चीज का मापतोल होना चाहिए। तो इसमें क्या बोला, प्रमापीकरण एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पादन की किस्म, प्रकार एवं भार आदि पहले से निर्धारित किए जाते हैं और केवल यंत्रों एवं औजारों का प्रमापीकरण ही पर्याप्त नहीं होता, अपितु कार्य करने का समय, कार्य की मात्रा, कार्य करने की दशाएं, उत्पादन लागत इत्यादि सभी को प्रमाणित किया जाना चाहिए। उन्होंने बोला कि अगर श्रमिक काम कर रहा है, मतलब कि देखो एफडब्ल्यू टेलर जो है पूरे सिद्धांत विज्ञान की तरह है, हर एक बात का नापतोल, ये हो रहा तो क्यों हो रहा, इसमें इतना सामान लग रहा तो क्यों लग रहा, इसमें इतना लगा तो क्यों लगा। तो यहाँ प्रमापीकरण में इन्होंने अपन से यही बोला है कि आप अगर कर्मचारी को कोई वस्तु उपलब्ध करा रहे हो काम करने के लिए तो कितनी मात्रा में आपको उपलब्ध करानी है, ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए, जिससे आपका खर्चा बचेगा। अगर आप कर्मचारी के सुपुर्द कर दो हर एक चीज कि आपको काम करना है, जाओ वहां से सामान लेके काम कर लेना, तो कर्मचारी क्या करेगा, उसको मालूम है सामान तो मालिक का, तो वो अपनी मनमाने ढंग से कितनी ही कम या ज्यादा मात्रा में लेकर अपने मनमाने तरीके से काम करेगा। और जब आप बता दो कि यार इस वस्तु को बनने में इतना कच्चा माल लगता है, तो वो उतना ही माल उसके अंदर लगाएगा, जिससे क्या होगा, हमारा धन बचेगा। ठीक है, तो क्या बोला कि केवल आप जो ये नापतोल फिक्स करते हो काम को लेकर, यही काफी नहीं है, वो कितने समय में काम कर देता है वो भी आपको याद होना चाहिए, कितना टाइम उसने लगाया है और क्या क्या वस्तुएं उसने बना दी है, वो सारा हिसाब होना चाहिए आपके पास कि मैंने ये मेजरमेंट फिक्स किया था इस वस्तु को बनाने के लिए, तो इसमें इतना लगा कि कितना लगाया, तो ये भी चेक करना चाहिए। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या बोला इन्होंने अपन को, कुशल लागत लेखांकन पद्धति। लागत लेखांकन, लेखांकन से याद आ गया, जो भी लेन देन होते हैं, जो भी काम हो रहे हो, सबका लेखा करो, लिखो, जिससे आपके लिए आगे आसानी रहेगी। तो मितव्ययिता वैज्ञानिक प्रबंध का एक सशक्त औजार है। मितव्ययिता मतलब आया समझ में, कम खर्चा होना और अधिक से अधिक उत्पादन होना और अधिक से अधिक मुनाफा होना। ठीक है, तो ये मितव्ययिता वैज्ञानिक प्रबंध का एक क्या सशक्त औजार है, जहां खर्चा कम हुआ वहीं तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, वहीं तो ज्यादा उत्पादन होगा। तो बोला कि जिसकी प्राप्ति किस होगी, कुशल लागत लेखांकन पद्धति द्वारा संभव है। जब आपके पास हर एक चीज का हिसाब होगा तब जाके तो आप बचत करोगे कि पिछले मंथ 10,000 रुपए का माल आया था, इस मंथ 20,000 का आया, तो 10,000 रुपए ज्यादा क्यों लगे, क्या किसी चीज का भाव बढ़ गया, तब जाके तो आपको पता चला, है ना। तो भाव बढ़ गया तो किस हिसाब से चीज मंगानी है वो अपन को एक आइडिया हो जाएगा, है ना। तो उत्पादन की लागत ज्ञात करने, तुलना करने, अपव्ययों को रोकने तथा लागत को कम करने के लिए कुशल लागत लेखांकन पद्धति को अपनाना अत्यंत आवश्यक है। आ गया समझ में, कुशल लागत लेखांकन पद्धति, आपके द्वारा व्यवसाय में जो माल आ रहा है, जो माल जा रहा है, हर एक बात का चिट्ठा लेन देन होना, जिससे आपकी संस्था में मितव्ययिता बनी रहेगी। क्योंकि जहां तक आप संपर्क में नहीं रहोगे कि खर्चे कहाँ हो रहे, कितने होने चाहिए, कितने हो गए, उनकी आप पर निगरानी नहीं रहेगी, तो फिर आप कैसे बचत करोगे और कैसे उत्पादन करोगे, तो ये बात तो होना जरूरी है ना। ठीक है, अगला देखो, प्रबंध तथा श्रम के बीच कार्य एवं उत्तरदायित्वों का उचित बंटवारा। प्रबंध और श्रम, देखो श्रम मतलब कर्मचारी काम करने वाले, और प्रबंध मतलब क्या होता है, प्रबंधक जो कि काम करवाता है। तो उन दोनों के बीच जिम्मेदारियां होनी चाहिए कि अगर प्रबंधक कोई काम बता रहा है कर्मचारी को, तो कर्मचारी उसकी पूरी जिम्मेदारी ले और उस बात का जिम्मेदार कर्मचारी को ठहराया जाए, और प्रबंध
प्रबंधक कोई काम दे रहा है और उसमें कोई गलती है तो उसका जिम्मेदार प्रबंधक को ठहरा जाए। दोनों अपनी अपनी जगह सही हो, और दोनों अपनी अपनी जगह सही कब होंगे, जब दोनों को जिम्मेदारियां मिलेगी। तो यहाँ पर इन्होंने अपन को यही बताया है ना कि उपक्रम के कार्यों का प्रबंध एवं श्रम के बीच न्यायोचित बंटवारा अत्यंत आवश्यक है। साथ ही कार्य का संपूर्ण उत्तरदायी श्रमिकों पर न डालकर प्रबंधकों को भी उसमें हिस्सा बंटाना चाहिए। आ गई ना बात, जो भी काम है उसमें दोनों की जिम्मेदारियां होनी चाहिए, क्योंकि एक श्रमिक काम करेगा, ठीक है, तो वो कैसे करेगा, जैसा उसको प्रबंधक ने, मैनेजर ने गाइड किया, ठीक है। अब मैनेजर ने सही तरीके से गाइड किया, श्रमिक ने काम अच्छे से नहीं किया, तो वहां जिम्मेदारी श्रमिक की हो जाती है, मतलब कर्मचारी की। और अगर मैनेजर सही से गाइड नहीं करता, जैसा गाइड करता है वैसा कर्मचारी काम करता है, काम अच्छा नहीं होता है, तो वहां जिम्मेदारी किसकी हो गई, प्रबंधक की होगी। तो दोनों अपने अपने स्तर पर सही हो, इसलिए उन दोनों के बीच हर एक बात का बंटवारा होना चाहिए, ठीक है। अगला देखो क्या दिया है, मानसिक क्रांति। मानसिक क्रांति का क्या मीनिंग है, देखो कि श्रम तथा प्रबंध के बीच अच्छे संबंधों की स्थापना के लिए एफ.डब्ल्यू. टेलर ने मानसिक क्रांति पर बल दिया है। मानसिकता का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हर एक बात को लेकर। कभी कभी किसी डर बैठ जाता है ना हमारे मन में कि यार हमें ये क्वेश्चन याद ही नहीं हो रहा है, तो मतलब वो याद ही नहीं होता। और कहीं अपन पॉजिटिव थिंक लेते हैं कि नहीं याद होगा, एक बार वो करने की कोशिश करता हूँ तो याद हो जाता है। तो हमारी मानसिकता ही हर एक बात को क्या करती है, प्रभावित करती है, और मानसिकता से ही हमारे हर एक काम होते हैं। तो यहाँ एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बोला कि देखो एक कर्मचारी काम कब करता है, जब मैनेजर काम देता है। तो काम कैसे हो रहा है, मैनेजर और श्रमिक दोनों से हो रहा है, तो उन दोनों के बीच मानसिकता का होना बहुत जरूरी है। वो जो कर्मचारी है वो मैनेजर के प्रति आदर भाव रखे, ठीक है। मैनेजर अगर कोई काम देता है तो उसका ऑर्डर ना समझे, आदेश ना समझे, आग्रह समझे। और वहीं अगर श्रमिक कोई काम करता है, किसी काम में देरी लगा देता है, तो प्रबंधक को ये नहीं समझना चाहिए कि ये कामचोर है। एक दूसरों की भावना, मानसिकता को समझना बहुत जरूरी है। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बोला कि श्रम और प्रबंध दोनों के बीच मानसिक क्रांति होनी चाहिए, ठीक है। अर्थात श्रमिकों को चाहिए कि वे प्रबंधकों को अपना हितैषी समझे तथा उनके साथ सहयोग की भावना का परिचय दे। आपसे काम करवाया जा रहा है, आपसे काम लिया जा रहा है, आपको काम दिया जा रहा है, तो उसे क्या ना समझे, आदेश, आदेश ना समझे, क्या समझे, आग्रह, कि हमसे काम किया, मतलब काम लिया जा रहा है, हमसे काम करवाया जा रहा है, अच्छा काम करवाया जा रहा है, ठीक है। साथ ही प्रबंधकों को चाहिए कि वे अपने मस्तिष्क से इस विचारधारा का त्याग करें, छोड़ दे, बात को निकाल दे दिमाग से कि श्रमिक कैसा है, कामचोर है और कम परिश्रम से अधिक मजदूरी प्राप्त करना चाहते हैं। श्रमिकों एवं प्रबंधकों की मान्यताओं, विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना ही मानसिक क्रांति है। ये 2 नंबर में आता है फ्रेंड्स कि मानसिक क्रांति का सिद्धांत किसका है, तो एफ.डब्ल्यू. टेलर का ऑब्जेक्टिव में आ गया। तो मानसिक क्रांति का मतलब क्या होता है, मानसिक क्रांति का मतलब होता है श्रम और प्रबंध दोनों के बीच क्या है, विचारों का परिवर्तन होना। कैसे विचारों का, प्रबंध ये ना समझे कि कर्मचारी श्रमिक कामचोर है, और श्रमिक ये ना समझे कि प्रबंधक उनसे काम ले रहा, मतलब उनका मालिक बनने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अगला देखो क्या लिखा है, क्रियात्मक संगठन या फॉर्मेशनशिप का सिद्धांत। इसका मतलब क्या होता है, देखो क्रियात्मक संगठन विशिष्टीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। विशिष्टीकरण से याद आया, हेनरी फोर्ड का सिद्धांत क्या था, कार्य विभाजन का सिद्धांत। और कार्य हमेशा कैसे बढ़ता है, हर एक व्यक्ति की योग्यता के आधार पर, है ना। तो यहाँ इन्होंने क्या बोला है कि क्रियात्मक संगठन में जो काम होता है, जो कार्य है, उसे छोटे छोटे भागों में विभक्त करके प्रत्येक काम एक विशेषज्ञ को सौंपकर विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त किए जाने चाहिए। एक व्यक्ति पर सभी काम ना सौंपते हुए सभी व्यक्तियों को अलग अलग काम दिया जाए, जिससे क्या होगा कि समय पर काम होगा। अगर एक व्यक्ति 4 काम करेगा, है ना, तो वो चारों काम तो करेगा लेकिन परफेक्शन एक भी काम में नहीं आएगा। और आप चाहते हो कि काम अच्छा हो तो उसके लिए 4 लोगों को 4 काम देने चाहिए ताकि एक काम हो वो भी अच्छे से हो। इस प्रणाली में कार्यकाल स्तर पर 4 एवं कारखाना स्तर पर 4 कुल 8 नियंत्रकों का नियंत्रण व पर्यवेक्षण होता है। इस प्रणाली को 8 नेता वाली योजना भी कहते हैं। मतलब जो एफ.डब्ल्यू. टेलर थे ना, इन्होंने जो अपने बिजनेस में या अपने
जो भी काम इन्होंने किया था उसमें जो कर्मचारियों का मैनेज कैसे किया था कि कार्य स्तर पर 4 व्यक्ति और 4 व्यक्ति कारखाने स्तर पर, ऐसे 8 व्यक्ति की इन्होंने एक टोली बना दी थी, इसलिए इसे 8 नेता वाली योजना बोले जाता है। कहने का मतलब इसमें 8 व्यक्ति कौन कौन से, जैसे उन्होंने बताया कि एक लेन देन का लेखा जोखा रखने वाला एक अंकेशक हो जाए, एक श्रमिकों पर निगरानी रखने वाला पर्यवेक्षण अलग हो जाए, एक टोली नायक हो जाए, मतलब कि टोली मतलब जो समूह है कर्मचारी का उन पर निगरानी रखने वाला व्यक्ति हो जाए, है ना। ऐसे इन्होंने 8 व्यक्ति बनाए थे। तो अपन अब अपने ऊपर डिपेंड करता है, जैसा अपना बिजनेस होगा उसका स्ट्रक्चर होगा वैसे ही तो अपन अपने आप पे श्रमिकों को नियुक्त करेंगे और उनके लिए एक अधिकारी नियुक्त करेंगे और कामों को बांटेंगे। तो यहाँ इसका मीनिंग निकल रहा है क्रियात्मक संगठन का कि एफडब्ल्यू टेलर के अनुसार आपके जो काम है उसे छोटे छोटे भागों में बांटो और प्रत्येक काम के लिए अलग अलग व्यक्ति को रखो ताकि उन अलग अलग व्यक्ति की विशिष्टता का लाभ उठा सको। अगर एक व्यक्ति को 2 काम दे दिया, एक काम उसे आता है, एक काम उसको सिखा के आप करवाओगे तो वो परफेक्ट तरीके से नहीं होगा और आपको काम अच्छा चाहिए तो उसके लिए वही व्यक्ति लेकर आओ जो उस काम को कर सकता है। ठीक है, अगले देखो क्या लिखा है इसमें, उत्तम सामग्री की व्यवस्था। बिल्कुल सही कि काम करने के लिए कर्मचारियों को उत्तम सामग्री मिलनी चाहिए। अगर आप खराब मशीन के साथ काम करने के लिए दोगे तो उसका सर दर्द होने लग जाएगा और छुट्टी मना लेगा। ठीक है, तो काम अगर अच्छा चाहते हो तो नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो उनको प्रोवाइड करनी चाहिए, है ना। तो क्या लिखा है, प्रयुक्त किया जाने वाला कच्चा माल अच्छी किस्म का होना चाहिए ताकि न्यूनतम लागत पर उत्तम किस्म का उत्पादन किया जा सके। क्योंकि एक प्रोडक्ट की प्राइस कब कम और कब अधिक होती है, उसके अंदर जो मटेरियल यूज होता है, जो रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं उस बेस पर उसकी प्राइस डिसाइड होती है। तो आप कर्मचारी को अच्छी किस्म का माल, कच्चा माल उपलब्ध कराओ और केमिकल वाले नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कर्मचारी आपके द्वारा जो सामग्री दी जाती है उनका यूज करते हैं तो उनको स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, तो उन्हें किसी प्रकार का साइड इफेक्ट ना हो आपके द्वारा जो मटेरियल उनको प्रोवाइड किया जा रहा है उससे, है ना। तो उत्तम सामग्री, अच्छी सामग्री उपलब्ध कराओ, इससे अच्छा आपका माल बनेगा, अच्छा प्रोडक्ट बनेगा और उसके अच्छे आपको प्राइस मिलेगी। फिर है यहाँ पे अगला, उत्तम उपकरणों की व्यवस्था, मतलब सही औजार, सही मशीन उसे देना। उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले औजार, मशीन एवं उपकरण आधुनिक तथा नवीन होने चाहिए ताकि निर्धारित प्रमाप का उत्पादन किया जा सके। आप जिन मशीनों का उपयोग कर रहे हैं उनका करो, लेकिन अगर उनकी जगह कोई नई मशीन आती है तो नई नई टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में लागू करो, जिससे क्या होगा, समय धन की बचत होगी और आपने जो टारगेट फिक्स किया, जो निर्धारित आपका प्रमाप है, उस प्रमाप का उत्पादन किया जा सके। आपने बोला 100 क्वांटिटी बनानी है किसी वस्तु की तो 100 के 100 बन जाए, लेकिन कब, जब नई नई टेक्नोलॉजी से आप परिचित रहोगे। ठीक है फ्रेंड, एंड लास्ट इसमें बचे हैं अनुकूल वातावरण। वातावरण देखो ये सिमिलरिटी आई है ना, और भी पॉइंट्स में आई है, जैसे हेनरी फ्योल ने क्या बोला था, उचित कार्य दशाएं, कि जहां पर श्रमिक काम करता है वहां उसे कार्य करने की अच्छी दशाएं देनी चाहिए, स्वच्छ हवादार वातावरण देना चाहिए। और यहाँ इन्होंने क्या बोला, अनुकूल वातावरण, कर्मचारी के अनुसार वातावरण होना चाहिए। देखो कारखाने में कार्य करने का वातावरण अनुकूल होना चाहिए, पर्याप्त स्थान, उजाला, स्वच्छता, उचित तापमान एवं विश्राम इत्यादि की अनुकूल व्यवस्था होने से श्रमिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। आ गया ना समझ में कि जिस वातावरण की, है ना, जिन सुविधाओं की आप अपने लिए अपेक्षा करते हो सामने वाले को भी वैसी ही देनी चाहिए। ठीक है, एंड लास्ट है इसमें फ्रेंड, आदर्श लेखांकन पद्धति, लेखा जोखा रखना, लेन देन रखना। तो आपकी पद्धति कैसी होनी चाहिए, वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए आदर्श लेखांकन पद्धति को अपनाना चाहिए। लागत लेखांकन के द्वारा प्रत्येक वस्तु की प्रति इकाई लागत की जानी चाहिए एवं दुरुपयोग की स्थिति में उसे नियंत्रित भी किया जाना चाहिए। आपके द्वारा जो क्वांटिटी बनाई जा रही है, जिसका आप सेल कर रहे हो, ठीक है, तो हर एक क्वांटिटी उसकी मतलब क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आपने बेची है, किस कीमत पर बेची है, उन सबका उचित आदर्श सही लेखा होना चाहिए, तब जाके ही तो आपको खर्चों की और सब बात की जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है, तो इस प्रकार निष्कर्षतः क्या लिखा है, इस प्रकार टेलर के द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक सिद्धांत आज भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने कि टेलर के समय थे। ठीक है, और कल भी उनकी उपयोगिता निरंतर बनी रहेगी। अंतर केवल यह है कि प्रबंधक बदलती हुई परिस्थितियों में अपने विवेक तथा परिस्थिति के अनुसार इनका उपयोग करे। क्या है, टेलर ने जो सारी 14 बातें बोली है ये आज भी इतनी ही उपयोग में लाई जाती है, आज भी इनको इतना ही महत्व दिया जाता है जितना टेलर ने उसके समय में प्रतिपादित किया था, लोगों को
बताया था और खुद ने अपनाया था। ठीक है, बस आज लोग क्या करते हैं, इन बातों को अपने अनुसार समय, परिस्थिति, कर्मचारी को देखकर अपना लेते हैं। जैसे उन्होंने थकान अध्ययन में बोला कर्मचारी को विश्राम का समय दो, तो जहां टेलर उनको 4 घंटे बाद देता था तो आज अपन 2 घंटे बाद दे रहे हैं या 6 घंटे बाद दे रहे हैं। तो बस समय परिस्थिति के अनुसार बातों को अपना रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगर किसी पॉइंट में कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।